नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए अमृत राय द्वारा रचित कहानी भोर से पहले। दोस्तों, मैं रोज एक उपन्यास या एक कहानी आपके लिए लाती हूँ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं भोर से पहले। सवेरे का वक्त है। गंगा स्नान के प्रेमी अकेले और दुकेले और 4-4, 6-6 के गुच्छों में गंगा तट से लौटकर दशाश्वमेध के तरकारी वालों और मेवा फरोशों से उलझ रहे हैं, मोल तोल कर रहे हैं। दुकानें सब दुल्हनों की तरह सजी वजी खड़ी हैं। कहीं चाय वाला चाय के शौकीनों को गाढ़े कत्थई रंग की चाय पिला रहा है तो कहीं पान वाला चांदी का वरक लगा बीड़ा और खुशबूदार जर्दा किसी ग्राहक को पकड़ा रहा है। एक जगह बंगला अखबार वाला युगांतर और आनंद बाजार की हाँक लगा रहा है। सबके चेहरे पर, सबके कपड़ों में, सबकी बोली में अजब ताजगी है। सुनहली धूप फैल गई है जो इस बसंती मौसम में एक खास रंग भर रही है, जो कि तंदुरुस्ती का रंग है, जिसके बीच C&A का अंग्रेजी दवाखाना और ढेरों आयुर्वेद औषधालय इस समय इंद्रभूषण को अच्छे मालूम पड़ते हैं। लेकिन थोड़ा ही थमकर विचार करने पर इंद्रभूषण को यह समझते देर नहीं लगती कि इस वक्त फिजा की जो रंगत उसे दिखाई दे रही है वह हर वक्त नहीं रहती। वह तो घंटे 2 घंटे की बाहर है और उसके बाद तो फिर जहां जिंदगी की और सभी खटर पटर है वहां हारी बीमारी भी है। इंद्रभूषण को बगल से एक आवाज सुनाई दी, कहिए महाशय जी। इंद्रभूषण को इसका जरा भी गुमान नहीं था कि यह वाक्य उसी पर फेंका गया है। लिहाजा वह अपने विचारों के प्रवाह में अपनी उसी धीमी चाल से आगे घाट की ओर बढ़ता रहा। इंद्रभूषण को अपनी ओर मुखातिब न होते देखकर वह गठी हुई सी मगर एक झूली झूली मांसपेशियों का अधेड़ ठिगना सा गेहुए रंग का आदमी एक हाथ में कुछ साग और बैंगन वगैरह एक छोटे झोले में और दूसरे हाथ में 1-1.5 पाव आध सेर का रोहू का बच्चा लिए सामने खड़ा हुआ था। रोहू का बच्चा मतलब रोहू मछली। बोलिए ना, कैसे हैं आप? हम आपको ही आवाज दिया, आप सुना नहीं? इंद्रभूषण ने उसे पहचाना नहीं। उस व्यक्ति का हुलिया, खासकर उसकी बाईं आंख की फुल्ली से इंद्रभूषण को यह चेहरा कुछ पहचाना हुआ सा तो लगा। बस इतना ही कि यह शक्ल कहीं देखी है, मगर कब और कहां यह बिल्कुल याद नहीं पड़ता। इस विस्मृति की रेखा को पकड़कर उस व्यक्ति ने इंद्रभूषण को कुछ भी कहने से पहले कुछ मुस्कुराकर अपनी झेप मिटाते हुए कहा, आप हमको पहचाना नहीं, हम आपका पड़ोसी, आपका टोला में हमारा भी बाड़ी। अब इंद्रभूषण को एक एक करके सभी बातें याद आ गई। अभी उस रोज यही बंगाली बाबू तो उस छोर वाले पीले मकान में आए हैं। अभी 7 दिन भी तो हुए ना होंगे, और ये और इनकी 3 लड़कियां। ओह अच्छा, याद आ गया बंगाली बाबू, जरा देर लगी, माफ कीजिएगा। पहले कभी भेंट नहीं हुई थी इसी से। कहिए, घर में अच्छी तरह जम तो गए आप? घर अच्छा है ना? बाहर से तो अच्छा लगता है। एक रकम भालो बाड़ी। हाँ, हम लोग का परिवार ब्रह्म नहीं है। आपके साथ बस आपकी 3 कन्याएं हैं शायद। उत्तर में उस व्यक्ति ने अजीब ढंग से मुस्कुराया और अपने अगल बगल देखकर कहा, हाँ मुशाई, और कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं। मुशाई, आपका नाम? इंद्रभूषण। और आपका? बेनी माधव बोस। फिर जरा देर के बाद बंगाली बाबू बोले, हम सोचा आप हमारा पड़ोसी, आपसे हमारा आलाप नहीं होने से ना ही चलेगा। आप बुरा तो नहीं मान गया? दुबला पतला गोरा सा इंदु अभी तरुणाई की उस मंजिल में है जब हर नौजवान के दिल में किसी तरुणी के निकट परिचय की भूख रहती है, जब उसे ऐसे किसी साथी की जरूरत होती है जिसके साथ वह अपनी नई उम्र की उस अजीब तंग करने वाली कसमसाहट को बांट सके। शायद इसलिए बेनी माधव से मिलकर उसके मन ही मन कुछ गुदगुदी सी महसूस हुई। आते जाते उसने 2-3 बार उन लड़कियों को खिड़की में खड़े देखा था। इतवार का दिन था, सवेरे का वक्त। वह घर के सामने सहन में डेक चेयर डालकर लेटा हुआ एक कहानी की किताब पढ़ रहा था। अभी अभी उसने एक कहानी खत्म की थी और किताब बंद करके वैसे ही लेटा हुआ सूनी निगाहों से सामने की ओर देख रहा था। कहानी की नायिका ने
संखिया खाकर आत्मघात कर लिया था और उसकी आंख के सामने उसी का उदास मुरझाया हुआ चेहरा घूम रहा था और कान में उसी के आखिरी शब्द बज रहे थे, मैं जी नहीं सकी इसलिए मर रही हूं। इंदु का नौजवान मन इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था कि उस लड़की ने आखिर संखिया खाई क्यों। संखिया खाना ही क्या उसके लिए अंतिम राह बची थी? क्यों मरी वह? उसने क्यों नहीं कहा मैं ऐसे समाज को लात मारती हूँ? क्यों नहीं वह साहस कर सकी? संखिया खाने का साहस था उसे? संखिया का मतलब एक तरह का जहर होता है। उसका मन नायिका के आत्मघात पर विफल आक्रोश से भर रहा था। विफल आक्रोश इसलिए कि खुद उसके मन में कहीं यह चोर था कि समाज को लात मारने की बात कहना जितना आसान है उतना लात मारना आसान नहीं। अभी वह कश्मकश में ही था कि बेनी माधव बाबू फाटक से दाखिल हुए। वह धोती और मैली सी पूरी बाह की कमीज जो कभी सफेद रही होगी, किसी नए घर में पहले पहल दाखिल होते ही झिझक जो आदमी को होती है वह बेनी माधव को भी हो रही थी। फाटक खोलकर वे अंदर दाखिल हुए और आगे बढ़ने से पहले चौकन्ने होकर इधर उधर ताक रहे थे कि इंद्रभूषण ने उठकर उनका स्वागत किया। आइए आइए बंगाली बाबू आइए, आज इधर कैसे भूल पड़े? बंगाली बाबू ने वही कहा, धन्यवाद धन्यवाद, आप ठीक तो हैं? इंदु का ने उन्हें कुर्सी देते हुए कहा, जी मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कुछ कमजोर दिखाई दे रहे हैं। बेनी माधव बाबू बोले, आप तो जानता है इंदु बाबू, हमारा जिंदगी। और उन्होंने सहानुभूति उभारने के लिए इस तरीके से बात कही जिसे सुनकर इंदु को भी कठिनाई होने लगी। इंदु ने कहा, सचमुच मुझे आपसे सहानुभूति है। आपकी बड़ी लड़की की क्या उम्र होगी बंगाली बाबू? इस सवाल का आशय कुछ खास नहीं था, ना कुछ सोचकर इंदु ने बोला था, लेकिन इस सवाल में बेनी माधव ने अगल बगल झांककर दबे हुए स्वर में कहा, जैसे कोई अपनों से ऐसी बात कह रहा हो। जिस लड़की की बात आप कर रहे हैं इंदु बाबू, उसकी उम्र 20 साल है, उसका नाम माधवी है। उससे छोटा जो लड़की है उसका नाम पुतुल है, उम्र 18 साल है और तीसरी अभी बच्चा है। कहकर वह अपनी जेब मिटाने के लिए ऐसे हंसे, विचित्र सी खोखली हंसी। इंदु को इतने तफसीली जवाब की उम्मीद ना थी। वह तो यूं ही सहानुभूतिवश पूछ लिया था, यह समझकर कि शायद सयानी लड़की की शादी की चिंता में बंगाली बाबू घुले जा रहे हैं। और बंगाली बाबू थे कि वंश वृक्ष ही खोलकर बैठ गए। इंदु को इस चीज से कुछ उलझन सी महसूस हुई, मगर उसने कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर चुप बैठा, उन्हें देखता रहा, फिर बोला, अच्छा बंगाली बाबू अब आज्ञा दीजिए, मुझे एक जगह जाना है। और कुर्सी पीछे सरकाई। इंदु को उठता देखकर अब बंगाली बाबू को उलझन हुई। अभी जो बात का सिलसिला ठीक से शुरू भी नहीं हो पाया था और यह आदमी उठकर चला जा रहा है। काम की बात तो अभी तक शुरू ही नहीं की उसने। और जैसे शब्द मछली के कांटे की तरह गले में फंस रहे हों, बात उनके मुंह तक आकर रुक जाती थी। अपनी लड़कियों की चर्चा निकालने में भी उनका मकसद यही था कि यह जो मछली का कांटा उनके गले में फंस रहा था उसे पानी के सहारे नीचे उतार दे। इतने में ही इंदु कुर्सी से उठ गया। उसने की देखा देखी बंगाली बाबू भी कुर्सी से उठ गए। इंदु की नजर बचाते हुए दूसरे ही किसी तरफ देखते खड़े रहे। इंदु समझ गया बंगाली बाबू मुझसे कुछ कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे हैं। इंदु ने उन्हें सहारा देने की गरज से कहा, अच्छा तो मेरे योग्य कोई सेवा है बंगाली बाबू? डूबते को तिनके का सहारा मिला। कभी कभी बात को बगैर घुमाई फिराए सीधे सीधे कह देना कुल मिलाकर आसान पड़ता है। कुछ यही सोचकर बंगाली बाबू ने अगल बगल देखकर कुछ सहमे से स्वर में कहा, आप हमको 10 रुपया देने सकेगा? हम 1 सप्ताह किंबा 15 दिन में फेरत दे देगा। आज हमारा भीषण ताकीद। इंदु ने और कुछ नहीं कहा, अंदर से 10 रुपए का नोट लाकर बंगाली बाबू के हाथ में दे दिया और नमस्ते करके फौरन अंदर चला गया। उसको इस ख्याल से ही घुटन होती थी कि यह आदमी जो गरज का मारा मेरे पास आया है, इस 10 रुपल्ली को पाकर मेरे सामने खीसे नहीं पड़ेगा। लेकिन अंदर जाकर इंदु तत्काल फिर बाहर आया। वह चलते चलते बंगाली बाबू से यह कहना चाहता था कि वे अपनी लड़कियों को इस बात के लिए रोक दे कि खिड़की में बहुत देर खड़ी ना रहा करे, क्योंकि शहरों में तो आप जानते ही हैं। किंतु उसके बाहर आने जाने तक बेनी माधव बाबू फाटक के बाहर हो चुके थे। उसने उन्हें पुकारना ठीक ना समझा, सोचा फिर कह दूंगा। इस तरह कई दिन बीत गए। गोधूली का समय था। इंदु कॉलेज से लौट रहा था। आज उसे लाइब्रेरी में बहुत देर लग गई थी। उसका घर पक्की डामर की सड़क से कोई 150 गज भीतर को हटकर है।
जहाँ डामर की सड़क छोड़कर उबड़ खाबड़ कच्चे रास्ते में दाखिल होते हैं, ठीक वही बेनू माधव बाबू वाला पीला मकान है। पुतुल दरवाजे पर ही खड़ी थी। पुतुल ने उसे आवाज दी, इंदु बाबू। इंदु कुछ झिझकते हुए उसके पास गया। पुतुल ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, इंदु बाबू, आपने कखनो हमारे एखाने आसेन ना? मैं इसका हिंदी अनुवाद कर देती हूँ कि आप कभी भी हमारे यहाँ नहीं आएंगे? इंदु ने अपने मन में कहा, लगता है बंगाली बाबू ने मेरा पूरा परिचय अपने घर वालों को दे दिया। यह बात उसे अच्छी भी लगी। इंदु ने कहा, जी मौके की बात होती है, वैसे मैं आने की कई दिनों से सोच रहा था, और मुस्कुराया। इंदु की मुस्कुराहट से पुतुल के दिल में एक धक्का सा लगा। बोली, आ सुन, आइए। अभी नहीं, घर पर लोग बाहर देख रहे होंगे, मैं हो सके तो 1-1.5 घंटे बाद आऊंगा। पुतुल ने उसी अंदाज में कहा, आजबेन किंतु, और फिर मुस्कुराई। इंदु वहां से चला गया तो उसके पैर हल्के पड़ रहे थे। घर में दाखिल होते ही छोटा सा साइबान था जो बिल्कुल अंधेरा था। उसमें एक टूटी कुर्सी एक कोने में पड़ी थी। वहां बेनी माधव बाबू को ना पाकर इंदु को आगे बढ़ने में झिझक मालूम हुई। साइबान के बाद ही एक बहुत सीला हुआ सा आंगन था, जिसमें एक अंधी सी लालटेन एक तरफ को रखी हुई थी, जिससे लाल लाल रोशनी निकल रही थी। लोहे का एक जंगला ही आंगन की छत थी। एक अलगनी पर 3-4 कपड़े सूख रहे थे, एक लाल पाड़ की साड़ी, 2 पेटीकोट और 2-3 बॉडीज। इंदु की हिम्मत और आगे बढ़ने की नहीं हुई। उसने आंगन में पैर रखते ही आवाज दी, बंगाली बाबू हैं? माधवी नीचे ही थी। इंदु की आवाज सुनी, बोलिए, आइए इंदु बाबू, आइए। इंदु ने पूछा, बेनी माधव बाबू जी नहीं है क्या? माधवी ने कहा, कहीं गया है, अभी लौट आएगा। अपनी ऊपरी चोलन। और पुतुल को आवाज दी, पुतुल, तुम्हारा इंदु बाबू एसचेन, तुम्हारा इंदु बाबू आया है, ऊपर ले जाओ। आंगन की बातचीत सुनकर पुतुल खुद ही नीचे आ रही थी। बोली, चलिए इंदु बाबू। इंदु ने मुस्कुराहट से उसका जवाब दिया, फिर कहा, अच्छा मैं फिर किसी रोज आऊंगा, और चलने को हुआ। लेकिन पुतुल ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोली, आप ऊपर चलिए ना इंदु बाबू, बाबा आता होगा। इंदु के पैर अब भी आगे नहीं बढ़े। पुतुल के रूठने के अंदाज में होठ निकालते हुए कहा, आप इतना क्यों डरता इंदु बाबू, आप तो पुरुष मानुस, हाय, और हम तो लड़की है, आप क्यों डरता? और एक प्रकार से खींचते हुए ऊपर ले चली। बाई बगल से ही जीना था। संकरा सा ऊपर जाकर इंदु ने देखा कि अगल बगल 2 कोठरियां हैं, और दोनों में एक एक खाट पड़ी हुई है, और दोनों में एक एक ढिबरी जल रही है। पुतुल ने कोठरी में दाखिल होते ही चटपट बिस्तर की चादर से ढक दिया और इंदु की ओर ताकते हुए कहा, आइए ना इंदु बाबू, यहाँ डरने का कोई चीज नहीं, आप यहाँ बैठिए, बाबा अभी आता होगा। थोड़ा अपेक्षा कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। इंदु का मन बार बार हो रहा था कि उतरकर भाग जाए, लेकिन पैर थे कि बंध गए। जाकर पुतुल के बिस्तर पर बैठ गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। पुतुल ने ढिबरी स्टूल पर से हटाकर रख दी। स्टूल वहीं पास खींचकर बैठ गई। 1-1.5 मिनट तक पूर्ण निस्तब्धता छाई रही। फिर उसे भंग किया पुतुल ने, इंदु बाबू आप बहुत बुरा है, और मुस्कुराई। इंदु का दिल और जोर से धड़कने लगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया और वैसे ही सिकुड़ा सिमटा बैठा रहा। और फिर चंद लम्हों की खामोशी छा गई। आपका ब्याह हुआ इंदु बाबू? इस बेतुके सवाल का संदर्भ उसकी समझ में ना आया, लेकिन इसका जवाब आसान था। शायद इसी ख्याल से उसने कहा, नहीं। पुतुल ने उसके जवाब में कहा और मुस्कुराने लगी। इंदु ने अपने मन में कहा, जरा इसे देखो कैसे कर रही है, मुझे निरा मिट्टी का लोंदा समझ लिया इसने क्या, कैसी अजीब लड़की है। और एक बार बहुत जोर से उसका जी हुआ, इस लड़की को जो इतनी जवान है, सिर्फ सताने के लिए इसकी बगल में बैठकर मुस्कुरा रही है, अभी उठाकर इसे पटक दे। एक अजीब सी खिन्नता उसके मन में भर रही थी। इसी तरह कोई 10 मिनट गुजर गए। तब तक बगल की कोठरी में से किसी पुरुष कंठ की भनक इंदु के कान में पड़ी। उसने पुतुल से कहा, देखिए शायद बेनी माधव बाबू शायद आ गए हैं। पुतुल ने इस बार एक भिन्न प्रकार की हंसी के साथ कहा, नहीं इंदु बाबू, वह तो माधवी का दोस्त है, नलिन। एकाएक इंदु बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। पुतुल भी उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर ना जाने कैसी घबराहट लिखी हुई थी। जाइएगा, चले जाइएगा, अभी से क्यों, अब बाबा को 10 टका दिया था ना। नहीं नहीं नहीं, पुतुल ने मान करने के अंदाज में कहा, और अपने से उसको सटते हुए उसने इंद्र बाबू को अपनी तरफ खींचने लगी। यह सब ऐसा बिजली की तरह हुआ कि इंदु एकदम बौखला गया, मगर तो भी उसे लगा कि जैसे किसी ने
उसके होठों पर अंगारा रख दिया। गुस्से से उसने आंखें लाल हो गई, नथुने फकड़कने लगे। उसने झटका देकर पुतुल को अलग किया और मजबूत हाथों से उसके कंधों को पकड़कर पूरी ताकत से झकोरते हुए भारी करकट आवाज में चिल्लाकर कहा, हाँ दिए थे इसी के लिए देते, और तुम उसे चुकता करोगी तुम उसे। कहते हुए उसने जोर से धक्का दिया और पुतुल जाकर सीधी खाट की पाटी पर गिरी। इंदु ने ढिबरी लेकर जमीन पर पटक दी और कोठरी के किवाड़ों को झपाटे से बंद करता हुआ तेजी से कमरे के बाहर हो गया। झपाटे से दरवाजा का बंद होना सुनकर माधवी अपनी कोठरी से निकलकर आई। इंदु चला जा रहा था और पुतुल पाटी से लगी सिसक रही थी। उसके शरीर को भी कई चोटें लगी थी, लेकिन उससे ज्यादा असल चोट उसके मन को लगी थी, और वह चोट सिर्फ इतनी ही थी कि इंदु ने उसका अपमान किया था। माधवी ने पुतुल को पकड़कर उठाने की कोशिश की और अपनी भाषा में कहा, पागल हो गई है पुतुल, वह चला गया, जानवर, उज्जट, गवार। पुतुल को माधवी की संवेदना के ये शब्द जहर लगे। उसने आंख उठाकर 1 मिनट अपलक देखा और आदेश के स्वर में कहा, दीदी तुम यहाँ से चली जाओ। माधवी ने पुतुल की रोती हुई मगर कठोर आंख देखी और जरा देर को ठिठक गई। फिर कहा, अरे कैसा अजीब पागलपन है, और इंदु के लिए एक बड़े कुत्सित शब्द का प्रयोग किया। पुतुल की आंखों में सान पर चढ़ी हुई कटार की सी चमक आ गई और उसने नागिन की तरह फुफकार कर कहा, किंचित चढ़े हुए स्वर में कहा, दीदी तुम इसी वक्त बाहर चली जाओ। जरा देखो तो इसके बचपने को। बड़बड़ाती हुई माधवी चली गई और पुतुल वैसे ही पाटी पकड़े रोती रही। कई दिन गुजर गए। माधवी पुतुल को पूरे वक्त उदास और खिन्न देखकर बहुत परेशान रहती थी। बात यह थी कि माधवी से भी ज्यादा पुतुल के ही सहारे उस मकान की ईंटें टिकी हुई थी, और अब वही पुतुल आने जाने वालों की तरफ से उदासीन हो गई थी। माधवी को यह बात बुरी लगती। उसने 1-2 बार पुतुल को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन पुतुल को तो जैसे माधवी की शक्ल से ही चिढ़ हो गई थी। हर बार जब माधवी उससे कहने की कुछ कोशिश करती, तब दोनों में अच्छी खासी जंग हो जाती। यहाँ तक कि एक रोज माधवी ने बड़े कुत्सित ढंग से कहा, हाँ बहुत देखे हैं मैंने, तुम्हारे जैसे, इंदु बाबू जैसे अनेक देखे छी, बड़ा ज्ञान देने वाला आ गया ढोंगी। इसके जवाब में पुतुल ने ऐसी भयानक आंखों से माधवी को देखा, वह एक बार डर गई। पुतुल ने दांत पीसकर कहा, चुप माधवी। माधवी को पुतुल का स्वर सांप की फुफकार जैसा सुन पड़ा। माधवी का दिल भी कोई कड़वी जहरीले कांटे की तरह चुभने वाली बात कहने के लिए तिल मिला रहा था। उसने बड़े सादे अंदाज में लेकिन अपनी बात में जहर भरकर कहा, अच्छा तो अब आप सती सावित्री बनेंगी और वह आपके सत्यवान। ओ उन्हीं, वह जरूर और बुरा भी क्या है, और ही करके हंसी। वह उसी से पुतुल के रोंगटे खड़े हो गए और वह रो पड़ी। माधवी ने एकदम मर्म पर तीर मारा था। पुतुल रोती रोती भागकर अपनी कोठरी में गई और उसे अंदर से बंद करके अपने बिस्तर में औंधी गिर गई और वैसे ही पड़ी ना जाने कब तक उस मैली चादर को भिगोती रही। माधवी ने विद्रूप से जिस उन्हीं का शब्द का प्रयोग किया, इंदु बाबू के लिए किया था, वह उन्हीं असंख्य जुगनुओं की तरह उसके मन में आकाश उठ रहा था, जल रहा था, बुझ रहा था और मन को अच्छा लग रहा था, पर उससे रोशनी बिल्कुल नहीं हो रही थी, उतनी भी नहीं जितनी की ताक में रखी उस शीशे वाली ढिबरी से, जिसे इंदु ने पटक कर फोड़ दिया था, जिसे सवेरा होते ही माधवी ने फिर मंगाकर रख दिया था। निराशा की उस काली घटा में जब जुगनू चमकते थे तो जूही के फूलों की तरह सुंदर दिख पड़ते थे, लेकिन फिर अंधेरा और भी घना हो जाता। पुतुल ने उठकर ढिबरी को भी बुझा दिया और फिर पड़ी रही। वह जितना ही इसके बारे में सोचती, उतना ही उसे अपनी जिंदगी एक दलदल का मानिंद नजर आती। सन 43 के बड़े अकाल के बाद उसके माँ बाप दोनों ही नहीं रहे और रिश्ते के मामा ने आगे आकर उसकी सरपरस्ती अख्तियार की। तभी से वह दलदल शुरू हुआ और इस 2.5 साल में लगातार गहरा ही होता गया। और अब क्या, अब तो कुछ नहीं हो सकता। और अनजान में ही एक मर्द आह उसके मुंह से निकल गई, मेरे जोर लगाने से क्या होगा, मैं जोर लगा भी सकूंगी, कहाँ है मेरे पास जोर। नहीं, कुछ नहीं, यह घर है भूतहा, खून चूस लेता है, मेरा अब कुछ नहीं हो सकता, मुझ में अब कुछ नहीं रहा, मुझे अब कोई इस कुएं से नहीं निकाल सकता। यह ख्याल आते ही उसे इंदु पर बेहद गुस्सा आया, जिसने उसके अंदर यह जहर का बीज बोकर उसके मन की शांति को छीन लिया। उसके आने के पहले जिंदगी जैसी भी थी
बगैर किसी बखेड़े के चल तो रही थी। अब ना तो उसे अपने छुटकारे का ही कोई रास्ता दिखाई देता था और ना वह माधवी की तरह इस घटना को अपने ऊपर से वैसे ही झाड़ ही पा रही थी जैसे बत्तख अपने पंखों पर से पानी झाड़ देती है। 2 रोज उसने परिस्थिति में पूरा असहयोग किया, लेकिन फिर घर के वातावरण ने, घर की असली कुआं खोद और पानी पी वाली हालत ने खुद उसके 2.5 साल के जीवन की दैनिक अभ्यास को, जो कि खून का हिस्सा बन जाता है, उसके ऊपर जीत पाई। वह फिर अपने धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आई। उसके अंदर कुछ कड़ियां टूटी जरूर थी, लेकिन नतीजे पर तत्काल कुछ असर नहीं हुआ। पुतुल के मन में यह चीज सांप की तरह कुंडली मारकर बैठ गई थी कि वह दलदल में फंस चुकी है। अब उससे बाहर निकलना और बाहर आने के लिए जितना भी हाथ पैर मारेगी उतना ही उसके भीतर समा जाएगी। जाहिर है वह माधवी से पूरे पेचोताप से लड़ रही थी, लेकिन असलियत में वह अंदर ही अंदर उसके आगे हथियार डालती जा रही थी। पुतुल के पास से लौटकर उस रात इंदु को भी बड़ी देर नींद नहीं आई। रह रहकर उसके पेट में, सीने में और सिर में दर्द मालूम हो रहा था। एक अजीब सी तकलीफ थी जिसमें गुस्सा और पछतावा दोनों मिला हुआ था। उस वक्त उसे बेपनाह गुस्सा आ रहा था, सही, लेकिन अब तो ज्वार उतर गया था और अब उसे यह ख्याल सता रहा था कि मुझे उस लड़की के साथ ऐसा क्रूर नहीं होना चाहिए था। तुम्हें क्या मालूम कि कौन आदमी किस मजबूरी का शिकार है। बड़े पारसी बनने चले हो, सबको अच्छा खाने को मिले, अच्छी तरह रहने को मिले, मनमाफिक कपड़े पहनने को मिले, तो सब ऐसे ही पारसी ना हो सकते। मगर इसके बाद भी शरीर बेचना उसके नजदीक एक ऐसा गंदा काम था कि इसके लिए वह पुतुल या माधवी या बंगाली बाबू को कभी माफ नहीं कर सकता। और बड़ी कोशिश करने पर भी कोई 2 बजे तक नहीं सो पाया। उसके मन में जो मूर्ति अभी गढ़नी शुरू ही की थी, हकीकत के पहले ही बेदर्द हथौड़े ने तोड़कर जमीन पर उसके पैरों के पास डाल दिया। एक हल्की सी गुदगुदी जो थी उसे किसी ने चाकू मार दिया। एक कली जो सिर्फ एक कली थी, उसमें गंध ना थी, किसी ने चुटकी मारकर उसे मसल दिया। इंदु को रह रहकर लगता कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उस दिन से इंदु ने उधर से निकलना ही छोड़ दिया। उसने अब अपना एक दूसरा ही रास्ता बना लिया, जो कुछ लंबा जरूर पड़ता, लेकिन इंदु को पसंद था। अगर और किसी कारण से नहीं तो सिर्फ इसलिए कि उस पर बंगाली बाबू का घर नहीं पड़ता था और इस बात का डर नहीं था कि पुतुल सामने पड़ जाएगी या पुकार लेगी, या बेनी माधव बाबू हचकते हुए से सामने आकर खड़े हो जाएंगे और बड़ी सादगी से बोल पड़ेंगे, से दिन आप आया था, हम बाड़ी में नहीं था। धीरे धीरे उस रात वाली घटना को महीने भर से ऊपर हो गया। इस बीच इंदु के दिल का घाव, जो अभी वैसा हरा ना रहा, शोभ तो बिल्कुल ही मिट गया था। उन लोगों के लिए इंदु मन में अब केवल करुणा थी, लेकिन फिर भी उनके सामने जाने का साहस उसके अंदर ना था। रात के 8 बजे होंगे, वह अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था। किसी ने दरवाजे पर हल्के से डरते डरते दस्तक दी। इंदु ने दरवाजा खोला। पुतुल सामने खड़ी थी। पुतुल, इंदु ठिठक गया। वह पुतुल की निगाहों से अपने आप को ऐसे बचा रहा था जैसे कोई अपने किसी जख्म को रगड़ने से बचाए। पुतुल ने मुस्कुराकर कहा, नमस्कार इंदु बाबू। इंदु ने उसके नमस्कार का उत्तर देते हुए देखा कि आज पुतुल की मुस्कुराहट में एक नया ही कातर सा भाव है, विद्रूप की तो अलग ही, जिसमें चपलता भी नहीं। इंदु बाबू, हम आपसे माफी मांगने आए हैं। माफी? मुझसे? किस बात की? पुतुल ने कुछ कांपते हुए स्वर में कहा, नहीं इंदु बाबू, ऐसा ना कहिए। मैंने खूब सोचा, आपने उस दिन ठीक ही किया था। इंदु, उस बात को मत छेड़ो, मैं स्वयं। पुतुल ने उनकी बात काटते हुए, कैसे नहीं इंदु बाबू, मैं कैसे भूल जाऊं। फिर 3-4 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोला। तब पुतुल ने ही उस मौन को तोड़ा। आप मुझे एक भीख देंगे इंदु बाबू? इंदु की समझ में ना आया। एक और को नजर फेरे चुपचाप बैठा रहा। अपनी जगह पर उसे डर लग रहा था, घर वाले अगर कहीं देख लेंगे तो क्या कहेंगे। तभी उसके कान में पुतुल के शब्द पड़े, आप मेरी हाशी को बचा लीजिए, मेरी हाशी को बचा लीजिए इंदु बाबू, आप ही उसे बचा सकते हैं। वह अभी बच्ची है, अभी उस पर पाप की छाया नहीं पड़ी है, उसे इस नरक कुंड से निकाल लीजिए इंदु बाबू। पुतुल ऐसे जल्दी जल्दी बोल रही थी जैसे कोई बीच में उसका गला घोट देगा। बात खत्म करते करते पुतुल की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। इंदु का मन भी आध्र आया। एक बार बड़े जोर से उसका जी हुआ कि आगे बढ़कर पुतुल को अपनी बाहों में लेकर के उसको गले से लगा ले और पुचकार करके कहे, चुप चुप, रोते नहीं पगली, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। लो यह पानी लो मेरे हाथ से और मुंह धो डाला, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा।
हाशी जैसे तेरी बहन है वैसे मेरी बहन। ये सारे शब्द उसके अंतस में बने रहे और वह पुतुल की ओर एक डग बढ़ा भी, मगर रुक गया। झाड़ियां, चट्टाने, संस्कार, इंदु का मुंह ना खुला। उस क्षण पुतुल का रोम रोम सहारा मांग रहा था, मगर हाय, वह सहारा ना आया, ना आया, ना आया। उन 2-4 क्षणों में पंचांग ने ना जाने कितनी शताब्दियां उलट डाली। आखिरकार पुतुल रोते रोते दरवाजे की ओर मुड़ी और बुझती हुई दीपशिखा की तरह भभक कर बोली, जाने दीजिए इंदु बाबू, भूल जाइए कि मैं कभी आई थी। इंदु सिर झुकाए खड़ा रहा। पुतुल जिस अंधेरे में आई थी फिर उसी अंधेरे में लौट गई। तो यह कहानी थी अमृत राय जी द्वारा रचित भोर से पहले।